दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर 3 है ना। तो देखो इसमें कितना चर है, दो चर है ना, मतलब क्या हेडिंग है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वैसे समीकरण जिसमें कितने मैक्सिमम कितने चर हो, दो चर हो, जिसमें दो चर होगा उसे क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम लोग बहुपद में देखे हैं, जैसे जिसका पावर 1 होता है ax प्लस बी, यह स्टैंडर्ड बहुपद किसका है, रैखिक बहुपद है, मतलब ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। बताओ तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। देखो बहुपद और समीकरण में सिर्फ थोड़ा सा यही फर्क है कि जो समीकरण होता है समीकरण में इक्वल टू आ जाता है, क्या चीज़ आ जाता है, इक्वल टू। देखो समीकरण को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन मतलब क्या है, जिसके कुछ ना कुछ इक्वल टू हो, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगा, ये क्या होगा, इक्वेशन यानी समीकरण होगा। अगर सिर्फ ए एक्स प्लस बी, मान लो यहाँ पे जीरो नहीं रहता, सिर्फ क्या रहता है, ए एक्स प्लस बी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले रैखिक समीकरण, तो इस रैखिक समीकरण में देखो इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या है, जीरो है ना। तो यह कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसलिए कहलाएगा क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है एक्स, जो वेरिएबल एक्स है, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं यानी क्या है, 1 है। और जिस भी समीकरण का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वल टू आया है ना, तो ये क्या होगा, समीकरण होगा। और इसमें जो x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे रैखिक समीकरण। सिंपल से याद रखना, अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। देखो a और b, ये a और b जहाँ पे है, तो a और b ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है जी, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कांस्टेंट टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो x इसमें क्या है, चर है ना, x क्या है, चर है। a और b क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स हो, जो कभी बदले नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी याद आएगा बता देंगे, a और b, ठीक है। देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होता है ना, रैखिक समीकरण को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें देखो रैखिक समीकरण में टोटल चर कितने हैं, चर एक है ना, एक ठो। देखो यही ना x ही ना चर है, x क्या है इसमें, चर है, लेकिन a और जो b है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इनके पास कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे एग्जांपल में देख लो, -2x -2 इक्वल टू 0, इसमें देखो तो इसमें कौन सा नंबर आया, a के पास आया -2, b के पास क्या आया, -2 आया है, तो ये -2 कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना। और x क्या है, x यहाँ पे एक चर है, x चर है, ठीक है ना। तो देखो जिसमें एक चर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण को हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है ना, x क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है यानी x चर है, a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर है, क्या चीज़ है, अचर। a और b यहाँ पे अचर पद है, ठीक है, यानी ये फिक्स रहेगा, इनके पास कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, इनके पास नंबर आएंगे, लेकिन ये वेरिएबल है, ठीक है ना। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, x का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोगों को यही ना पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी जिसमें एक चर हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी जिसमें कितने चर हो, दो चर हो। जैसे देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बताओ तो यहाँ पे a b c कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये अचर पद है, a b c क्या है, अचर पद है, यानी इनके पास कोई ना कोई नंबर आएगा। लेकिन इसमें चर कौन है, x चर है, y चर है, इसमें कितने चर है, x और y, दो चर है ना। जब दो चर है तो ये क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा ना, समझ में आया, कितना चर है इसमें, देखो तो x है, y है, ये दो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। a b c कौन से टर्म है जी, कांस्टेंट टर्म है, इनके पास कोई ना कोई नंबर आएगा, वही ना लिखे हैं। जहाँ a b और c अचर है, a b और c क्या है जी, अचर है, इनके पास कुछ नंबर आएगा। और देखो a और b जीरो नहीं होना चाहिए, a और b क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो a भी जीरो हो जाए, b भी जीरो हो जाए, तो a जीरो होगा तो a के पास जीरो आएगा, 0 × x, प्लस b जीरो होगा तो 0 × y,
प्लस सी है, सी इक्वल टू जीरो। बता दो जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, जीरो, जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जीरो ऐड करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बच जाएगा सी, और सी क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ नंबर है तो सिर्फ नंबर बच जाएगा ना। इसलिए ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी जहाँ जीरो हुआ तो यह समीकरण नहीं रह जाएगा, यह क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, सिर्फ एक नंबर रहेगा ना। कुछ समझ में आया? हम यही ना बोले हैं एक्स, ये देखो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यह कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण जहाँ ए बी और सी अचर है तथा ए और बी शून्य के बराबर न हो, ए और बी जीरो नहीं हो। एग्जाम्पल में देख लो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर जीरो। ठीक है ना, ये क्या है एक समीकरण है ना, क्योंकि इक्वल टू में क्या है जीरो है, इक्वल टू में कुछ भी आ जाए, यहाँ पे नंबर भी आ सकता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें कितने चर है एक्स वाई, कितने चर है जी, दो चर है। जब दो चर है तो ये क्या होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जो पहला लिखे नोट कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है। ठीक है, ये समझ में आ जाए जब ग्राफ बताएंगे ना उस समय। देखो मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, अगर ये मान लो ये ग्राफ है इस समीकरण का 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर जीरो। ठीक है ना, क्वेश्चन में समझ में आएगा, क्लियर होगा। तो इसमें क्या लिखे हैं, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है। इस समीकरण के जितने भी हल होगा तो इसको निरूपित करने वाला, इस ग्राफ को निरूपित करने वाला जो रेखा है ना, ये रेखा यही ना रेखा है 2x प्लस 3y प्लस 7 के ग्राफ का। ठीक है ना, तो इस समीकरण का जितने भी हल होंगे तो इसी रेखा पर स्थित होंगे, इस रेखा पर इसके सारे बिंदु स्थित होंगे। ठीक है ना, ये देखो इधर से ये y का बिंदु मिलेगा, इधर से किसका मिल जाएगा x का मिलेगा, इधर से x का, इधर से y का। ठीक है ना, इसको तो सिर्फ अभी याद रखो। ठीक है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे उसको बनाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा कि समीकरण का प्रत्येक हल किस पे स्थित होता है, तो समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है। अगर ऑप्शन में रेखा रहेगा तो उस पर टिक आउट करना है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो समझ जाओ सब। देखो अगर मान लो इसका ग्राफ है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर जीरो का, अगर ये ग्राफ होगा तो इसके जितने भी हल होंगे ना तो इसी रेखा पर होंगे। इस रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अगर x और y का इस रेखा के किसी भी पॉइंट से उठा के x और y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y को दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं जी, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म, यही कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखो अभी। समीकरण लिया, ठीक है ना, ये दो चर वाले दो रैखिक समीकरण है ना, और मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो जब मान लो ये a1 है, b1 है, c है, a2 b2 c, इनके पास क्या आएंगे, कोई ना कोई नंबर आएगा। नंबर आएगा ना, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इनके पास कुछ ना कुछ नंबर आएगा। अगर मान लो 2x, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 3y 7 बराबर 0। और मान लो ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण 4x 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको कंपेयर करो। देखो इसको हम लोग a1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे a1 b1, इसको c1 या c बोल दो। ठीक है ना, c1 ही ले लो, a1 b1 c1 c2। देखो a1 b1 c1 और इसको a2 b2 c2। जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ऐसे a1 अपन a2 कंपेयर करो इसको। देखो a1 अपन a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है जी 4। देखो ये a1 है और ये क्या है a2 है। जैसे ये b1 है, ये b2 है, ये क्या है c1 है और ये c2 है। ये c1 और c2 यहाँ पे रहेगा। देखो a1 अपन a2, अगर हम लोग लेते हैं a1 अपन a2, बताओ तो a1 कितना है, a1 कितना है, a1 समीकरण में देखो यहाँ पर 2 है ना, इधर समझो, समझ में ना आएगा पूछो। देखो a1 अपन a2, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। बताओ तो a1 कितना है 2x। a1 यहाँ पे 2 है ना, सिर्फ 2x नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा और ये a2 सिर्फ 4 होगा। क्योंकि देखो ये x ये वेरिएबल है, y क्या है वेरिएबल है।
तो a1 अपन a2, a1 2 है और a2 4 है, 2 1 जो 2 2 2 जो 4, कितना आएगा 1 अपन 2, ठीक है ना। इसको कंपेयर करो b1 अपन b2, b1 अपन b2 देखो तो b1 कितना है, b1 देखो b1 3 और b2 कितना है 6, 3 अपन 6 क्या आएगा 1 अपन 2, c1 अपन c2 कंपेयर करते हैं, c1 अपन c2 देखो c1 7 है और c2 कितना है 8, 7 अपन 8, यहाँ पर देखो तो a1 अपन a2, a1 अपन a2, a1 अपन a2 कितना है 1 अपन 2, b1 अपन b2 कितना है 1 अपन 2, तो a1 अपन a2 किसके इक्वल है b1 अपन b2 के, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है 1 अपन 2, क्या c1 अपन c2 1 अपन 2 है, इनके इक्वल है नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा c1 अपन c2। थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया, और नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे सब समझ में आएगा। देखो a1 अपन a2 इक्वल टू है b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 बट अपन c2, c1 अपन c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे रैखिक समीकरण के क्या क्या संभावना हो सकता है, देखो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है, जो ये समीकरण है ना इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसकी समानांतर रेखाएं होती है, जब ग्राफ बनाएंगे ना, जब ग्राफ बनाएंगे दो समीकरण है तो ग्राफ पर दो रेखा आएगा ना, दो समीकरण में दो रेखा आएगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी समानांतर होगी, यानी कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनफाइनाइट ऐसे ही चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, और ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जो भी मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, यानी कहीं भी इसके जो रेखा होगा ग्राफ पर जो इनका ग्राफ बनाएंगे जो इनकी रेखाएं मिलेगी वो कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, असंगत होगी, इनफाइनाइट तक वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखो तुमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हम लोग दो समीकरण को कंपेयर करते हैं, कितने समीकरण को, दो समीकरण को कंपेयर करते हैं, अगर उसमें a1 अपन a2 इक्वल आ जाए b1 अपन b2 नॉट इक्वल है c1 अपन c2, तो ऐसे समीकरण क्या क्या हो सकता है जी, मतलब इनके बारे में क्या क्या हम लोग मिल सकता है। तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होगा, इसकी समानांतर रेखाएं होती है, जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसी रेखाएं मिलेगी, समानांतर रेखाएं मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और क्वेश्चन बनाएंगे उस समय भी इसका जरूरत पड़ेगा। देखो जब मान लो अगर ग्राफ को हम लोग कंपेयर करते हैं, दो समीकरण को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं उसमें a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, अगर ये दोनों शुरुआत में ही इक्वल नहीं है तो तीसरे से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो तो ऐसे समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ऐसे समीकरण की रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होगी, यानी जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पर अगर मान लो ये एक समीकरण का रेखा है और दूसरे समीकरण का ये रेखा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आया, कब जब a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो तो ऐसे समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है ना, यानी प्रतिच्छेदी होती है। ऐसे समीकरण केवल एक अद्वितीय हल होता है, और इनका कितना हल होता है, एक हल होता है। एक हल इसलिए होगा क्योंकि अगर इनकी रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी ना, मान लो अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो कोई हल ही नहीं होगा, इसमें जब पैरेलल होता है तो कोई हल होता है नहीं ना होता है। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्स है ना, तो अगर मान लो एक समीकरण का इधर से ग्राफ जा रहा है दूसरे का इधर से, और दोनों एक दूसरे को मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे पॉइंट पी पर, तो इनका कितना हल होगा, एक हल होगा। एक हल इसलिए होगा क्योंकि जो अगर एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो एक्स पर एक बिंदु मिलेगा, इधर से मिलेगा ना, एक्स पर यहाँ इधर एक बिंदु मिलेगा और वाई पर इधर से एक बिंदु मिलेगा, तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा एक ही ना बिंदु हो एक्स को वाई, एक्स पर यहाँ पे कोई एक बिंदु मिल जाएगा और यहाँ वाई पर एक को, इससे कितना हल मिल रहा है, एक ही हल ना मिल रहा, यानी जब रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती है ना तो उनका कितना हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। और केवल एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी दो नहीं होगा सिर्फ एक होगा, ठीक है ना, दो से कम होगा, एक ही होगा ना, ये समझ में आया है ना। ऐसे समीकरण युग्म को संगत या अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, और ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं संगत या अवरोधी, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को,
समझ में आया? तो जब A1 अपन A2 इक्वल हो B1 अपन B2 इक्वल हो C1 अपन C2, यानी ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ऐसे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इनका क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। इसकी रेखाएं संपाती होती है। इसकी रेखाएं क्या होती है? संपाती। संपाती मतलब अगर एक समीकरण का ये रेखा है, एक समीकरण का ये रेखा है, तो दूसरे समीकरण का भी इसी के ऊपर से रेखाएं जाएगी। ऐसे रेखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं, ठीक है ना। और इनका कितना हल होता है जी? अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक, इनफाइनाइट हल होता है। क्योंकि देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है ना, तो दोनों का सेम पॉइंट मिलेगा, सेम पॉइंट मिलेगा ना। देखो ये एक ये रेखा है, इसी के ऊपर से दूसरा रेखा जा रहा है ना। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो जाहिर से बात है जितना इस रेखा का पॉइंट है पहला का, उतना ही दूसरे वाला का भी है। दोनों के बीच में दोनों पॉइंट क्या है? कॉमन है ना। मान लो इसमें जो भी पॉइंट मिलेगा ये दोनों रेखाएं का है ना, कॉमन है ना, तो बहुत सारा ना इस पे पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो रेखाएं संपाती होती है उसके अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद रखना। इसकी रेखाएं संपाती होती है। ऐसे समीकरण को संगत या आश्रित युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? या तो संगत बोलेंगे, नहीं तो आश्रित बोलेंगे। कब? जब रेखाएं संपाती हो तब, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसमें तुम इतना याद रखना, BCAB, ठीक है ना। और इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो याद रहेगा BCAB। देखो यहाँ पे x लिखना, y और लास्ट में 1, ठीक है ना। देखो B, तो पहले क्या आएगा? B आएगा, तो यहाँ पे B1 लिख देते हैं। उसके बाद क्या आएगा? C, तो C1। उसके बाद A, तो A1, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़? B, तो यहाँ पे लिख देते हैं B1। ये देखो तो BCAB, ठीक है ना। कोई दिक्कत? पहले x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि हम लोगों के पास क्या रहता है? x और y, ये दो वेरिएबल रहते हैं ना, x और y, और यहाँ पर 1, ठीक है। फिर देखो ये तो BCAB हो गया। फिर एक बार और लिखेंगे B यानी BCAB। यहाँ पे हम लोग B1 C2 A2 B2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इधर, ठीक है ना, और इधर से ये। समझ में आया? दोनों इसी साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर देखो इसको इधर और ये, और फिर यहाँ से इधर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले BCAB लिखेंगे, तो पहला लाइन में B1 C1 A1 B1 कर देंगे, ठीक है। फिर BCAB यानी B2 C2 A2 B2, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख देंगे x, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना B1 से C2 में, तो क्या होगा? B1 इंटू C2, ठीक है। फिर बीच में देंगे माइनस। अब B2 से किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? B2 से C1 में, तो B2 इंटू C1। कोई दिक्कत? फिर बीच में इक्वल टू, यहाँ पे y है तो y लिख दो, ठीक है। और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C1 से किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? A2 में, तो C1 इंटू A2। फिर बीच में माइनस। अब C2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो C2 इंटू A1, C2 इंटू A1। फिर बीच में इक्वल टू, ऊपर में 1 है 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A1 से किस में मल्टीप्लाई करें? तो A1 इंटू B2। फिर बीच में माइनस, अब A2 से B1 में, तो A2 इंटू B1। समझ में आया? देखो ये फार्मूला है, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, सिर्फ फार्मूला याद नहीं रहेगा, तो सिर्फ अगर इतना BCAB इतना याद रहेगा, तो क्या इससे सॉल्व नहीं कर सकते हो सब? मतलब इससे फार्मूला लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत है? और पूछना है तो पूछ लो, सब नोट करो।